हेलो एवरीवन, दिस मैं नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। कौन सा टॉपिक है? एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दो, उसके अंदर आते हैं। तो उसको समझते हैं पहले कि एलसीएम एचसीएफ होते क्या हैं। उसके बाद में ही मैं इनके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, उस सारे पे मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले पढ़ेंगे अपन एलसीएम एंड क्या हो जाएगा अपने पास में एचसीएफ। ठीक है, पहले तो इनके मीनिंग समझते हैं कि इनके मीनिंग क्या है, कि एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है। अगर आपको मीनिंग अच्छी तरह समझ गए तो आप अगले जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो सर एलसीएम का मतलब होता है, लिस्ट 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 कॉमन लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो मतलब होता है सर हाईएस्ट, अपने पास HEIGST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखना, स्पेलिंग देख लेना अपने पास में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इस एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब सर ये क्या कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि देखो, इसको बोलते हैं लैसे, अगर हिंदी में समझे तो लैसे, और इसको बोलते हैं मैं से पे। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैं से पे, और क्या हो जाएगा, लैसे होता है। तो इसको समझते हैं, क्योंकि ये अपन ने करते हुए आए हैं। मतलब पहले के तरीके कुछ और थे, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अपने कहाँ पे पढ़ा था, ये किस तरह से हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते, कंपटीशन में कैसे आते थे, पहले कैसे करते थे, कितना चेंज आया, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके पास में, इसको बोलते हैं लैसे, और इसको बोलते हैं अपने पास में मैं से पे, या फिर मैं से। अपन कहते नहीं क्या कि इसका मैं से निकालो, इसका लैसे निकालो। तो ये एलसीएम को लैसे बोलते हैं, और ये अपने पास में क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है। अब है क्या चीज़ है, उसको ध्यान रखें। देखो, आपको पहली चीज़ ये पकड़नी है कि मल्टीपल, और एक चीज़ अपने पास में फैक्टर। आप ये चीज़ समझो कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको आना चाहिए कि दोनों चीज़ें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखना आपके पास में, सर मल्टीपल का मतलब हो जाए सर गुणज। क्या होता है, गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। अब तुम इन दोनों के अंदर डिफरेंट अगर तुम्हें आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, आपका पूरा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। कि बेसिकली देखो, मैं जो भी चीज़ आपको समझाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ है। देखो, अगर गुणज की बात करें तो गुणज की बात करें, और गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड और गुणज में डिफरेंट क्या होता है, उस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। तो इधर देखते जाइए भाई, अपने पास में मैं बोलूँ कि 12 है, और इस 12 का गुणज बताइए। 12 के क्या बताने हैं, गुणज। तो 12 का गुणज ध्यान से देखना, 12 का गुणज अगर अपन से पूछा जाए तो ये ध्यान रखो कि 12 का गुणज एक तो खुद 12 ही है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, और कितना हो जाएगा, 60 है, और 72 है। इस तरह से आगे चलती जाएगी। 12 के गुणज काफ़ी सारे 12 के गुणज हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं जितने तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, यानी कि 12 के गुणज बहुत सारे हो सकते हैं, गुणज तो। ठीक है, लेकिन अब सर बोलो कि गुणज और देखें, जैसे अपन 16 हैं तो 16 के गुणज बताओ। तो 16 का 16 है, और अपने पास में 32 है, 48 है। ठीक है, 16 है, 32 है, 48 है, फिर क्या आता है, 64 है। 64 के बाद में कितना आता है, 80 है, 80 के बाद में 96 है। ऐसे ऐसे चलती जाएंगी। तो अपने पास में गुणज तो क्या हो गए, 16, 32, एक तरीके की 12, जो 12 का गुणज की बात कर रहे हैं तो 12 की टेबल। और यदि बात कर रहे हैं 16 के गुणज की तो 16 की टेबल। भाई गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई 16 का ही तो गुणा हो रहा है। 16 का 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 तक 64, 16 पाँच 80, यानी कि उसके टेबल ही तो है। यानी कि ये 12 के क्या है, ये 12 के गुणज है। ठीक है, क्या है, 12 के गुणज है, या ये 16 के गुणज है, ये 12 के गुणज है। तो बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो ये तो गुणज है, क्या है ये, गुणज। अब बात करें कि सर हमें ये भी समझाओ कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए आपके पास में गुणनखंड चीज़ क्या होती है। बेसिकली अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड होता क्या है, उस पर बात करें। जैसे मैं बात करूं कि 2 के गुणनखंड बताइए सर। 2 के गुणनखंड एक तो 1 है और एक 2 है, इसके अलावा 2 का कोई गुणनखंड है क्या, नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 4, तो 4 का गुणनखंड बताओ। 1 है सर, 2 है सर, 4, इसके अलावा कोई 4 का गुणनखंड है क्या? नहीं है। आप बात करो सर 5 का बताओ, तो सर 5 का तो 1 है और 5 है, 1 और 5 है। भाई गुणनखंड वो चीज़ है जैसे इसमें इसका भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका देखो, इसका इसमें जा रहा है ना, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, इसका जा रहा है, तो ये क्या है? ये गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। आप ये देखिए कि अगर अपन को पूछ लें कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो कैसे निकालोगे 12 का गुणनखंड? जैसे निकालेंगे, देखो 12 का 1 में जाता है, 2 में 12 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 का जा रहा है ना 12 में, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता सर, 6 का जाता है सर, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का जाता है। तो 12 का जाता है, बोलो 12 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 12 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड। लेकिन 12 के गुणज की बात करें तो गुणज तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 72, ये क्या है इनकी? ये इनके क्या है अपने पास में? ये तो गुणज है और ये क्या है इनकी? गुणनखंड है। आप बोलोगे सर 16 के गुणनखंड बताइए, तो 16 के बता देंगे। देखो 16 के गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो 16 का गुणनखंड कैसा आएगा? देखो 1, ठीक है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 का जाता है क्या 16 में? बिल्कुल नहीं जाता। फिर 4, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, फिर 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14, 15, 16 का जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको इस तरह से करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें? 16 को इतने उसमें लिख ले कि 16 को किस तरह से करेंगे। देख लो बेसिकली चीज़ ये आई कहाँ से, उस चीज़ को भी मैं बता सकता हूँ कि ये आया कहाँ से। देखिए समझना, बस मेरे भाई आपको समझना है कि ये आया कहाँ से। भाई 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 16। ध्यान से समझ सीखना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी क्लासों के अंदर है। जैसे आप 6ठी 7वीं की बुक पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज़ बेसिक मतलब डिटेल से दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो 2 गुणा 8, आप बात करो कि 3 से नहीं होगा, 4 गुणा 4, आप बात करो और क्या लिख सकते हो बताओ? और क्या लिख सकते हो? 8 गुणा 2, आप 1 गुणा 16 लिख दो, 2 गुणा 8 लिख दो, 4 गुणा, हाँ 1 गुणा 16 हो गया ना। अब देखो इसमें अलग अलग कितना है, तो यहाँ से देखो 1 2 8, 1 4 और 16, और यही तो है अपने पास में। नीचे भी तो यही लिखे हैं भाई, नीचे भी तो यही तो लिखे हैं अपन ने। ठीक है, ठीक है, तो अपने ये तो लिखे हैं, देखो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, 4 इसमें लिख लिया, और ये 16 है। तो ये क्या है अपने पास में? ये इनके क्या है? गुणनखंड है। और देखो नीचे भी तो ये लिखा है। आया कहाँ से? यहाँ से आया कि 16 को कितने बार लिख सकते हैं? 1 गुणा 16, 2 गुणा 16, 4 गुणा 16, और क्या लिख सकते हो बताओ? बताओ अगर आपको आता है तो आप बताइए कि मतलब आपको आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप बताइए कि 16 को इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या? कुछ नहीं लिख सकते। इसके अलावा क्या लिखोगे बताओ? कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि गुणनखंड क्या होता है, बेसिकली गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। ये तो इन दोनों में तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर गुणज तो क्या होता है। जैसे उसका टेबल, जैसे मैं पूछूं 3 का गुणज बताओ, तो 3 6 9 ऐसे करके। अगर 3 के गुणनखंड पूछेगा तो 3 के गुणनखंड हो जाएंगे सर 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, एक चीज़ और समझ में, ये जाके चीज़ें समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे देखना, आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। आप मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, मैं पूछूं कि गुणजों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप मुझे थोड़ा आइडिया लगा के ये बता सकते हैं कि सर गुणजों की संख्या कितनी होगी। आप पूछोगे सर गुणज तो कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब अनंत तक जाएगी। गुणज तो कुछ भी हो सकता है, 12 का गुणज, 12 गुणज तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई जो गुणज होते हैं ना, गुणज, जैसे ये गुणज है तो इनकी जो संख्या होती है वो अपरिमित होती है। क्या होती है? अपरिमित होती है। गुणजों की जो संख्या होती है अपरिमित होती है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ कि जो अपने गुणनखंड है, गिन सकते हैं ना गुणनखंडों को, तो 1 2 3 4 5, कितने आ गए? 5 गुणनखंड। इसके सर 6 गुणनखंड, इसके सर अपने पास में 2 गुणनखंड, इसके कितने? 3 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड। तो इनको तो गिन सकते हैं ना, और जिसको गिन सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमित। तो सर ये जो होते हैं इसको बोलते हैं परिमित,
इसको क्या बोलते हैं, परिमित। यानी कि अपन कह सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है और गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है किसी को भी? अगर किसी को दिक्कत है कमेंट में आप बता सकते हैं कि मतलब किस तरह का आपको समझ में आया है, ये चीज़ें बताएं। ठीक है, तो इनकी संख्या परिमित होती है, इनकी संख्या अपरिमित होती है। ठीक है, आगे बात समझ में इतना आगे ना? ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या समझा रहे हो, आप तो ये बताओ कि करे कैसे है, क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझाइए, ये क्या समझा रहे हो। देखो बेसिक से आपको बेसिक आना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है ना, गुणज क्या होता है, ये चीज़ आएंगी और ये चीज़ आप तो अच्छी तरह से आप सीख पाओगे, अच्छी तरह से आप समझोगे चीज़ों के, और चीज़ों को समझ के अपन अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए अपने पास में क्या चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वो चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मुझसे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको कि है क्या चीज़ ये, और ये आया कैसे, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब देखो आपसे पूछें कि सर गुणनखंड और इससे क्या समझ में आया। अब मेरे भाई पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, तो आप इधर देखते जाऊं। अगर मैं बात करूं, मैं दो संख्या ले ली, मैंने दो संख्या ले ली सर, 16 है अपने पास में और एक संख्या ले ली। दो संख्या मैं ले रहा हूँ, दो संख्या कौन कौन सी, एक तो ले लो 12 है और एक 16 है। ठीक है, इनके अपन को एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। ठीक, पहली बात तो दूसरी बात है वही संख्या मैंने यहाँ पे ले ली 12 और 16 इनका निकालना है एचसीएफ। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट तरीके वगैरह सब बताऊंगा, लेकिन आप पहले बेसिक चीज़ को आप सीखें। आपसे बोला कि गुणज बताओ, तो भाई मेरे इन दोनों के गुणज बता दो। तो इसका देखो मैं 12 के गुणज तो यहाँ लिख रहा हूँ और इन दोनों के गुणज क्या लिख रहा हूँ, ये अपने पास में 16 के क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा 12 और 16 का। इसमें क्या गुणज देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि गुणनखंड में समान कौन सा है। आप बोर्ड पे देखते जाइए क्या है चीज़। देखिए अगर मैं बोलूँ कि 12 के गुणज लिखो, और गुणज में समझा चुका हूँ क्या होते हैं, 12, 24, 36, अपने पास में 60 है। ठीक है, 48, ये क्या होता है 12 गुणज। तो देखो 12 कितना, 12 के बाद में 24, 36, 48, 60 और 72। ठीक है, ठीक 72 के बाद में कितना आएगा, अगर 12 ऐड करेंगे तो बोलो, ये आ जाएगा अपने पास टर्म 84। ठीक है, अब 16 की बात करेंगे तो 16 दो ना, देखो मैं लिख रहा हूँ अपने पास में 16, 32, 16, 48, 16 के 64, 80 और 16 के 96। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब देखना जो ऊपर ये लिखा हुआ है ना कि हाईएस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो देखना। अब इधर देखो, सबसे पहले इधर देखना आप कि इन 12 के गुणज के अंदर पहला कौन सा गुणज है, या पहला कौन सा गुणज है जो बराबर है। तो सर हमें पता चल गया कि इन दोनों के अंदर जो बराबर है ना सर, ये है 48। क्या है 48, इन दोनों के अंदर 48 बराबर है कि नहीं है, बोलो 48 बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, बराबर है। लेकिन अपन को पहला ही ढूंढना है, सबसे छोटा कॉमन गुणज ढूंढो, 12 और 16 का सबसे छोटा। अगर अपन से पूछे कि सबसे छोटा ढूंढो तो 48 के अलावा कोई नहीं आएगा, 48 के अलावा कोई है ही नहीं। अगर बड़े की बात करें कि बड़ा ढूंढो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे की कि सबसे छोटा समान गुणज किसका, 12 और 16 का, तो कौन सा आ जाएगा 48। सबसे छोटा समान गुणज अगर ढूंढेंगे तो वो 48 आएगा। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ये जो आया ना अपने पास में 48, यही अपने पास में क्या है, इसी को अपन एलसीएम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। वो तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे ना बात समझ में। ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। अब उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताना है आपको। देखो आपको बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए आपसे पास में आपको ये देखना है कि 12 का गुणज आप लिखोगे तो देखो 1, 2, फिर
3, फिर 4, फिर 6, फिर 12। ये मैंने गुणनखंड लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गुणनखंड लिखे हैं। ठीक है, अगर 16 के गुणनखंड की बात करें तो सर एक तो होता ही है इसका, फिर 2 भी होता है, 4 होता है और 8 होता है और 16 होता है। आप तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कॉमन क्या है। कॉमन मुझे ये मत समझाओ कि 12 16 का ये गुणनखंड है, मुझे तो ये बताओ कॉमन क्या है। कॉमन तो देखो कॉमन क्या है सर, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा HCF। ये क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। तो ये इनके मीनिंग है, ये इनके मीनिंग है। अगर आपको बेसिक तरीके देखना है तो ये इस तरह से आते हैं। ठीक है, लेकिन आप करने का तरीका क्या है वो चीज़ तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ गई ना। ये तो एक एग्जाम्पल लिया है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके करके देखें कितना उसका एलसीएम आएगा। अब देखो इसी को 2-3 तरीके होते हैं करने के, इसी को 2-3 तरीके होते हैं करने के, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। वो चीज़ अपन कि इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो अपन 2-3 तरीके से अपन करते आए हैं और उन तरीकों को भी मैं समझाऊंगा कि वो कौन कौन से तरीके थे जिसको अपन करते आए हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी ना, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अपन बिल्कुल कंपटीशन लेवल पे आते हैं। ये होगी बिल्कुल अच्छी बातें हैं अगर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें, मेरा मानना है कि बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए किसी भी हालत में। बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ना है, वो तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें कि बेसिक चीज़ों को सीखने में कभी भी आप हिचकिचाएं नहीं। आपको ये लगेगा कि यार ये तो मैं तो पहले ही आता है, ये तो क्या करूँगा मैं सीख के, लेकिन बेसिक चीज़ों से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को ऐसा ठाठा कर सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखना भाई। पहले जो मैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट अगर मेथड पहले यूज लेते थे तो वो होता था भाग विधि। कैसे भाग विधि कैसे करते थे? तो मेरे भाई भाग विधि को अपन कैसे करते थे, पहली विधि है मेरे पास में भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। तो है क्या चीज़ ये कि आपने एलसीएम लेस लिया होगा तो कैसे किया था? ऐसे तो करते थे, बोलो सर 12 और ये 16, सबसे छोटी की भाग दो 2, कितनी बार? 6 बार, ये 8 बार, फिर दोबारा दे दो 2, कितनी बार? 3 बार, ये 4 बार, फिर भाग दे दो 2 का 2 3, ये 2 बार, फिर 2 का 2 तो ये 3 और 1 बार, फिर 3 का दे दो 1 1। बोलो ऐसे तो करते थे पहले, ऐसे तो लेते थे एलसीएम। अरे बोलिए, कमेंट में लिखना है हाँ जी, कमेंट में आप लिख सकते हो कि हाँ जी ऐसे लिखते थे। ठीक है, और फिर इनको तो करते थे, फिर क्या करते थे कि आप बताओ कि ये अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, बोलो ऐसे तो करते थे। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 करेंगे तो 48। कितना आ गया? इसका जो एलसीएम आप निकालोगे, एलसीएम अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? 48। और मैंने क्या बताया इससे पहले, मैंने क्या समझाया था कि 48 ही तो आ रहा है उसका भी, और इससे भी 48 आ रहा है। ठीक है, बात आगे समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? अरे बोलिए आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बात समझ में। सर आप बोलो कि आप तो दूसरा तरीका बताइए, दूसरा। और दूसरा कैसे करते थे? दूसरा आप कैसे कर सकते हो वो चीज़ देखिए। दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि 12 को क्या लिख सकते हो? अरे 12 को ये लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 गुणा 3, ये 4 गुणा 3 करेंगे तो 12। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए आपके, अगर मैं ले लूँ 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। आपको देखो इस तरह से करना है कि जब भी आपको एलसीएम लेना है, जब भी आपको एलसीएम लेना है तो क्या करेंगी? सबसे बड़ी कॉमन की सबसे बड़ी घात, कॉमन की सबसे बड़ी घात, देखो कॉमन है दोनों में, और सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 4, और गुणा जो बच गया ना उसको और लेना है 3। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 16 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? 48 आ गया। ये क्या है? इसका एलसीएम निकालने का तरीके हैं। ये पहले तरीका जिसको अपन बचपन में करते आए थे, पहले मतलब 10th क्लास में है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय ना, वो इसी पे है, एलसीएम एचसीएफ पर है। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ में आ गई कि सेकंड विधि इस तरह से कर सकते हो। सर ज़्यादा नंबर आ जाए तब क्या करें? तब बताऊँगा ना यार, थोड़ा सब्र तो रखो, अब बताऊँगा सारी चीज़ें। फिर थर्ड मेथड, खतरनाक विधि। थर्ड मेथड हो जाएगी अपने पास में खतरनाक विधि। वो क्या चीज़ है? वो बढ़िया चीज़ है। देखो
अपने पास में 12 और 16 का क्या लेना है, एलसीएम। 12, अभी मैं एलसीएम सिखा रहा हूँ आपको, तो एलसीएम पे पूरा फोकस रखें कि भाई अपने पास में 12 और 16 है, तो 12 और 16 का एलसीएम किस तरह से लें, देखिए समझो। सबसे पहले मेरे भाई कुछ मत करो, बड़ी संख्या को यहाँ पे ले लो। बड़ी संख्या मैंने ले ली, ठीक है, बड़ी संख्या ले लेना। जैसे बड़ी संख्या ली तो कितना आ गया, 16। बड़ी, इन दोनों में से बड़ी लेनी है, 3 है तो तीनों में से बड़ी, 4 है तो चारों में से बड़ी ले लो, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या ले ली। इस बड़ी संख्या के अंदर मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या गुणा आ गया, सर 8 आ गया और 4 4 आ गया ना, 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 तो इसमें भी आता है, बिल्कुल आता है सर, 4 तिया 12। तो क्या नहीं आया, 4 तो इसमें आ गया, क्या नहीं आया सर, 3 नहीं आया। तो बस इसी को 3 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये अपने पास में आंसर। नहीं आया ना समझ में, अरे बिल्कुल नहीं आया ना। देखो आप समझना भाई, 4 16 को क्या लिख सकते हो, 8 गुणा 16, ठीक है। 4 गुणा 4 भी तो लिख सकते हो, 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 इसके अंदर भी है, क्या नहीं आया है, 4। भाई जो आ गया ना उसको हटा दो। भाई इसके अंदर 4 आ गया, इसका क्या नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 को ले आओ, तो 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये अपने पास में एलसीएम निकालने के तरीके हैं। एलसीएम इस तरह से, आप बोलोगे सर दूसरे एग्जाम्पल से हमें समझा के सिखाइए, दूसरे एग्जाम्पल से सिखाइए कि दूसरे एग्जाम्पल से किस तरह से करेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल ले लो, क्या नाम, जैसे मैं ले लेता हूँ 12 15 और 12 है, 15 है और क्या लोगे बताओ, 6 ले लो। 12 15 6, इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको सिखाया है कि सबसे बड़ी संख्या उठा लो भाई। सबसे बड़ी संख्या 15। आप मुझे बताओ 15 के अंदर क्या क्या आता है, सर 3 गुणा 5, यानी कि 3 तो आ गया, इसके अंदर 3 तो आ गया लेकिन 4 नहीं आया, इसका 4 आ गया। देखो ध्यान से देखना, पूरी चीज़ें ध्यान से समझना। भाई 15 ले ली बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के अंदर 5 या 15 होता है, यानी 3, देखो इसका 3 आ गया लेकिन 4 नहीं आया। 6 के अंदर देखो 3 इसमें है, 2 इसके अंदर है, तो हो गया ना। देखो 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो 6 आ जाएगा ना। तो 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि ये क्या हो जाए इसका एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आप इनको नोट करें, नोट नहीं करें तो आप समझें। चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूँ कि चीज़ समझो आप, बस है ना, समझोगे खुद कर लोगे, समझोगे तो खुद करोगे। आप अगर इनको समझ गए ना तो आप खुद किसी का भी एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आज इतना ही। अपन कल सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में, पूरी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन के लिए आप कहाँ जाओगे, तो क्वेश्चन के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसी के नाम से, जो चैनल है ना अपने पास में, जो चैनल है स्टडी मौज के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आप पे जाके क्वेश्चन को ले सकते हो, वहाँ से अपन को क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।